जी, तो बेटा डे 1 हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, डे 2 हमने पढ़ा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तमाम मशीन्स हमने देखी, डे 3 हमने पढ़ा क्वालिटी कंट्रोल, जो यूट्यूब प्रीमियर क्लास थी और प्रीमियर क्लास जैसे आज ही आपकी हो रही है और क्लास के फ़ौरन बाद इसका लिंक डिसेबल कर दिया जाता है ताकि उसी वक़्त हम इस क्लास को देख सकें। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कोर्स कंप्लीशन के बाद तमाम रिकॉर्डिंग की वीडियोस उनको मिल जाएंगी ताकि वो बाद में उनको देखकर टेस्ट अपना जो हम सर्टिफिकेट के लेंगे वो दे सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी, चूंकि हम इसमें बेसिक इन प्रोसेस कंट्रोल की बात करेंगे। ये बैच 1 का डे 4 है। बैच 2 में रजिस्ट्रेशन इस वक्त ओपन है, जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 10th ऑफ मार्च से। आप बैच 2 ज्वाइन कर सकते हैं 0333 2243 031 पे मैसेज करके। आज की क्लास में हम सबसे पहले क्वालिटी अश्योरेंस को डिफाइन करते हैं और हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं एज पर डब्ल्यू एच ओ इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके मुताबिक हम कहते हैं सर डब्ल्यू एच ओ डिफाइन करता है क्वालिटी अश्योरेंस इज अ वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट covering all the matters that individually or collectively influence the quality of the product. And for example, if I'm talking about a medicine, so this product is a drug. So जो चीज़ें पूरी इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखती हैं ड्रग के साथ, उसको हम नाम देते हैं क्वालिटी अश्योरेंस का। मैं आपको मिसाल देकर समझाता तो मैं कहूँगा ये पेन है, ये पेन कंपनी बहुत सारे बनाती होगी, लेकिन इस पेन की क्वालिटी को मेंटेन रखना कि ये ठीक लिखता है, ठीक नहीं लिखता, इसकी निब ठीक काम करती है नहीं करती, ये इसके बटन ठीक काम करते हैं नहीं करते, ये हमारे पास पार्ट बनेगा क्वालिटी एश्योरेंस का। हम कहते हैं सर नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। अक्सर इंटरव्यू में बच्चों से क्वालिटी एश्योरेंस का फॉर्मूला पूछते हैं और हमारे स्टूडेंट वो जवाब नहीं दे पा रहे होते, तो आइए मैं फॉर्मूला आपको पढ़ाता हूँ। हम कहते हैं सर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीएमपी, that is good manufacturing practices, QC, that is quality control, product design and development, आपका प्रोडक्ट किस तरह डिजाइन हुआ था, कौन सा डोजेज फॉर्म था, कैसे डेवलप हुआ, एंड क्वालिटी गोल एक्टिविटीज, आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। हम कहते हैं सर साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन इसे डिफाइन करती है कि इट इज सम ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट। ऑर्गेनाइज का मतलब होगा हर चीज ठीक अंदाज में मौजूद रहे, made with the objective of ensuring that medicines are of the quality required for the intended use। हम जो जिस क्वालिटी की दवा चाहते हैं वो क्वालिटी की दवा हमें मिले। QA deals with all matter related to the quality of product। Objective number 1, quality of medicine must meet the requirements of the intended use as required by the ultimate user। और हमारा अल्टीमेट यूजर कौन है? पेशेंट है। जैसी दवा वो चाहता है वो उसको मिले। इट इज़ वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट कवरिंग मैनी एस्पेक्ट्स विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ QC एंड GMP। यानी QC और GMP के अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं, उनका ताल्लुक भी हमारे पास इनके साथ होता है। एंड इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट मेड फॉर द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर हम ये इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन एरियाज जिन पर बात की जाएगी व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी कंट्रोल। नंबर 1, आइडेंटिटी। द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, नेम, क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द यूनिट डोज। मैं आपको अब एग्जांपल से ये चीज़ें समझाता हूँ। अब ये बेटा मैं एक ड्रग प्रोडक्ट आपके सामने रखता हूँ और आपको इसको पढ़ना बताता हूँ कि इस ड्रग प्रोडक्ट को हम कैसे रीड आउट करते हैं। देखो क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या होगा, सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस चेक करेगी कि दवा का नाम ठीक लिखा हुआ है, इसको आर्टवर्क कहते हैं हम। तो फॉरेन लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है आर, इसका मतलब दवा रजिस्टर्ड है। इसके नीचे ये इसका ब्रांड नेम है, इसके नीचे इसका केमिकल नेम मौजूद है डिक्लोफेनिक सोडियम। फिर उसके बाद इसकी कोटिंग लिखी हुई है कि इंटारिक कोटेड टैबलेट है। फिर लिखा हुआ है कि ईच इंटारिक कोटेड टैबलेट कंटेन डिक्लोफेनिक सोडियम कितना, 50 मिलीग्राम। डोजेज की इंस्ट्रक्शन क्या है, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। इंस्ट्रक्शंस क्या है, स्टोर बिलो 30, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, कीप आउट ऑफ रेंज ऑफ चिल्ड्रन, टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। अच्छा ये यूट्यूब लाइव वीडियो में इस वक्त चैट पर आप लोग से बात कर रहा हूं, तो जिनको भी कोई भी चीज़ अगर समझनी है, कोई कमेंट करना है, तो मैं आपको उसमें जवाब दे भी रहा हूं और इस वक्त मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ भी रहा हूं। अब ये लिखा हुआ पैक साइज 10x10, ये 50 मिलीग्राम, ये कंपनी का नाम, ये लाइसेंस। यहाँ पर आए तो GTN नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, बैच नंबर, प्राइस, ये इसका बारकोड, ये सब कुछ यहाँ इंग्लिश में और ये सब कुछ यहाँ उर्दू में मेंशन है।
फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर कंपनी का होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोडक्ट का होता है। और मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, यूएसपी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसने फॉलो किया है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को, ये इसने मैन्युफैक्चर किया। ये सारी काम हमारे पास ये एरिया आता है। हमने कहा ना, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, नेम, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव। फिर हम कहते हैं सर ये लिखा हुआ है जैसे ईच टैबलेट कंटेन 400 मिलीग्राम ऑफ मेट्रोनाइडोजोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम कहते हैं सर दवा सेफ है या नहीं है, ये भी चेक किया जाएगा। द रेगुलेटरी अथॉरिटीज रेफर इट टू द सेफ्टी ऑफ द अल्टीमेट यूजर। दे कंसिडर अ प्रोडक्ट टू बी सेफ इफ द प्रोडक्ट इंश्योर दैट द पेशेंट गेट्स द डिजायर्ड इफेक्ट एंड ही डज नॉट गेट एनी अनएक्सपेक्टेड या अनडिजायर्ड इफेक्ट, यानी उसको कोई अननोन साइड इफेक्ट ना हो रहा हो। फिर बेटे नेक्स्ट जो काम था हमारा वो था प्योरिटी। दिस मीन द प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम एनी क्रॉस कॉन्टामिनेशन। उसमें कोई और प्रोडक्ट मौजूद तो नहीं है। मतलब ये सब कुछ जब दवा बन रही होती है तो क्यूए को चेक करना होता है। आप कहते हैं कि सर क्यूए कैसे चेक करता होगा इन तमाम चीज़ों को, तो आइए अब मैं ये आपको पूरा फिनोमेना समझाऊं कि क्यूए किस तरह ऑपरेट करता है। बेटा क्यूए की जिम्मेदारी में एक जिम्मेदारी आती है इन प्रोसेस कंट्रोल। अब इन प्रोसेस कंट्रोल का मतलब क्या है? हम कहते हैं सर एक होता है क्यू ए आई, जिसकी फुल फॉर्म बनती है क्वालिटी अश्योरेंस इंस्पेक्टर। इसकी जिम्मेदारी होती है कि हर 30 मिनट में ये दवा के कुछ टेस्ट करेगा, एवरी 30 मिनट्स। यानी ये क्यू ए आई, मैं पूरी हायरार्की आपको समझाऊं अगर, तो ये क्यू ए जो आई है यानी क्वालिटी अश्योरेंस इंस्पेक्टर, ये क्वालिटी अश्योरेंस इंस्पेक्टर एंटर होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। हम टैबलेट की बात कर रहे हैं, तो ये एंटर हुआ टैबलेट प्रोडक्शन में। टैबलेट प्रोडक्शन में एंटर होने के बाद ये एंटर हुआ एक पर्टिकुलर मशीन पर, और इस मशीन पे टैबलेट चल रही थी। इसने वहाँ से एक सैंपल लिया चलती मशीन से, जो वहाँ पर टैबलेट्स बन रही थी। सैंपल लेने के बाद अब ये आएगा आईपीसी लैब में, जिसका नाम होगा इन प्रोसेस कंट्रोल लैब। इन प्रोसेस कंट्रोल लैब में क्या क्या करेगा? सबसे पहले ये करेगा वेट वेरिएशन। कितनी टैबलेट्स का वेट वेरिएशन होगा सर? 20 टैबलेट्स का होगा। 20 टैबलेट्स ली जाएंगी और 20 टैबलेट्स का वेट वेरिएशन टेस्ट होगा। वेट वेरिएशन टेस्ट में अब हमारे पास यूएसपी और बीपी, इनकी तरफ से कुछ लिमिट्स दी होती हैं। उन लिमिट्स को कैसे पढ़ना होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। सपोज कीजिए लिमिट है ±5%। टैबलेट का वेट है 100 मिलीग्राम। टैबलेट का वेट कितना है? 100 मिलीग्राम। 100 का 5% 5 होगा, तो इसमें 5 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? 105। और अगर 5 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 95। तो अगर टैबलेट का वेट 95 आ रहा है या अगर टैबलेट का वेट 105 आ रहा है, इन दोनों सूरतों में मैं कहूँगा कि मेरी जो टैबलेट है वो ओके है, एज पर स्पेसिफिकेशन है। ये पहला टेस्ट होगा वेट वेरिएशन का। दूसरा टेस्ट किया जाएगा बेटा हार्डनेस का। अच्छा, हार्डनेस के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हार्डनेस हमारे पास इंटरनल टेस्ट है, जिसको हम इन हाउस टेस्ट भी कहते हैं, और इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। यानी बीपी और यूएसपी के अंदर इसकी कोई रेंज या लिमिट मौजूद नहीं होती है। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये एक इन हाउस टेस्ट है, इंटरनल टेस्ट है। ये केजीज में भी मेजर किया जाता है, 8 केजी, 10 केजी। ये कंपनी अपने हिसाब से इंटरनल वैलिडेशन प्रोसेस से बनाती है। तीसरा टेस्ट जो बेटा वो करता है वो होता है फ्राइबिलिटी। अब फ्राइबिलिटी क्या टेस्ट होता है सर? फ्राइबिलिटी में हम टैबलेट को, एक पहिए सा अपरेटस होता है, उसमें टैबलेट डाली जाती है और उसको घुमा दिया जाता है, ये मूव करता है। जब ये मूव करता है आपको क्या करना होता है? आप लेते हैं पहले 10 टैबलेट्स। 10 टैबलेट्स का वेट लेते हैं। यह आ गया आपके पास वेट। ये वेट क्या है सर? ये वेट है बिफोर रोटेशन। फिर जब ये रोटेट होता है ना, तो आप देखते हो कि टैबलेट जब लगती है ना बार बार कॉर्नर पे, तो झड़ना शुरू होती है, पाउडर गिरता है। तो पाउडर गिरेगा, डेफिनेटली वेट कम होगा। अब उन्हीं 10 टैबलेट्स का आपने वेट कैलकुलेट किया, ये हो गया आफ्टर रोटेशन। अब आपने इसको बिफोर रोटेशन और आफ्टर रोटेशन टैबलेट के वेट को कैलकुलेट करते हैं, और आपके पास फॉर्मूला आता है 1%। यानी अगर आपका फ्राइबिलिटी का आंसर, ये रेंज है, 1% से ज़्यादा आ जाए तो आपके पास बैच फेल है,
और अगर 1% से कम आ जाए तो आपके पास बैच पास हो जाता है। फॉर्मूला बेटा अगर हम समझते हैं इसका, तो इसको हम नाम देते हैं W1 का और इसको हम नाम देते हैं W2 का। तो फॉर्मूला बनता है W1 माइनस W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी जो पहले वेट किया था, फिर जो बाद में वेट आया, फिर जो पहले वेट आया था। इसको सॉल्व करके आपका आंसर अगर 1% से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब टैबलेट फेल हो गई है। फिर नेक्स्ट टेस्ट जो आप करते हैं इसका, वो टेस्ट होता है बेटा आपका टेस्ट नंबर 4, DT, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। सर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए हमारे पास क्या रेंजेस हैं? हम कहते हैं सर हमारे पास अगर कोई कन्वेंशनल टैबलेट है तो कन्वेंशनल टैबलेट के लिए हमारे पास ये मौजूद होगा लेस देन 15 मिनट्स। अगर कोटेड टैबलेट्स हैं तो ये आपके पास जाएंगी 1 आवर। अगर आपके पास एंटेरिक कोटेड टैबलेट है तो फिर आप कहेंगे सर मीडियम चेंज करना पड़ेगा आपको। पहले आप इसको 1 आवर रखेंगे HCl में और फिर उसके बाद लेकर जाएंगे बेस में। सर ऐसा क्यों किया हमने? हम किसको एंटेरिक कोट करते हैं? सर एग्जांपल लेता हूं मैं डिक्लोफेनिक सोडियम। तो डिक्लोफेनिक सोडियम को एंटेरिक कोट किया जाता है। सर जब डिक्लोफेनिक सोडियम को हम एंटेरिक कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास सोडियम को हमने बनाया है यहाँ पर स्टमक, और मैं यहाँ से सोडियम को गुजारना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर HCl भी मौजूद है। तो मैं इस सोडियम के ऊपर एक लेयर बनाऊंगा, उस लेयर को बेटा मैंने नाम दिया एंटेरिक कोटिंग का। तो वो HCl से गुजर के कहाँ पर जाएगी? इंटेस्टाइन के पास जाएगी। अच्छा, फिर हम और क्या टेस्ट करते हैं सर इन चार टेस्ट के अलावा? इन चार टेस्ट के अलावा टेस्ट नंबर 5 में हम कहते हैं सर हमने कैलकुलेट करनी है उसकी थिकनेस, उसका डायमीटर। ये तमाम टेस्ट कब हो रहे हैं? हर आधे घंटे में हो रहे हैं। और इसकी जो सैंपल बच रही हैं, आपने जो सैंपल लिया ना, इसका जो रिमेनिंग सैंपल है वो रिमेनिंग सैंपल आप एक पाउच में ऐड कर रहे होते हैं। थोड़ा सा आपने टैबलेट्स डाल दी इसमें। अब फिर 30 मिनट बाद दोबारा सेम प्रोसेस किया, जो बच गई वो इसमें डाल दी। फिर 30 मिनट बाद सेम प्रोसेस किया, जो बच गई इसमें जा गई। कहीं पर भी आपको लगा कि आपके ये टेस्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, आप कंप्रेशन मशीन को रुकवाते हैं और कंप्रेशन मशीन को ठीक करवाते हैं, उनकी हार्डनेस को, उसकी वेट वेरिएशन, हार्डनेस, ये सब मशीन पे ठीक किया जा रहा होता है। देन एंड देयर एंड में जब आपके पास ये सारे सैंपल जमा हो जाते हैं, इस सैंपल को आप प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल को, और फिर क्वालिटी कंट्रोल अपनी टेस्टिंग लगाता है। याद रहे डिसोल्यूशन इन प्रोसेस कंट्रोल का पार्ट नहीं है, डिसोल्यूशन बाद में किया जाता है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर डिसोल्यूशन क्या हमारे पास पार्ट बनेगा इसका? तो डिसोल्यूशन इसका पार्ट नहीं बनता हमारे पास, ये हमारे पास बेटा बनता है बाद में, वो एंड में किया जा रहा होता है, इसके साथ नहीं होता। ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम था। अब अगर बेटा कोई जेन्युइन काम नहीं करता, यानी कोई अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, तो वो क्या करता है? इस डेटा को नकली लिखता है। अगर नकली लिखेगा तो पिछली वाली बात याद रखना, अल्कोआ वाली हमारी, जो हमने कहा था अल्कोआ में क्या होगा? अल्कोआ में नकली डेटा लिखा जाएगा, जाली नहीं होगा, वो एट्रीब्यूटेबल नहीं होगा, वो लेजिबल नहीं होगा, वो कंटेम्पोरेनियस नहीं होगा, वो ओरिजिनल नहीं होगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा। यहाँ तक कोई सवाल अगर आपको जनरेट होता है तो प्लीज़ ये सवाल आप लोग चैट पर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और ये बेसिक जो रूल था क्वालिटी एश्योरेंस का, वो इस वक्त मैंने आपके सामने रखा। बाकी क्या काम कर रहे होते हैं सर, वो भी आइए हम समझते हैं। हम कहते हैं सर ये तो हमने प्योरिटी वाला मामला चेक कर लिया। नेक्स्ट इज द एफिकेसी। द प्रोडक्ट शुड इंश्योर एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दवा जिस काम के लिए इस्तेमाल की थी वो काम परफॉर्म करे। अब आइए जी क्यूए की एक्टिविटीज पर। इंश्योरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और हमारे केस में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कौन है? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, दैट इज ड्रैप। एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिकेशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर ऑल स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल कौन होता है हमारे पास? सर जब हम API और रॉ मटेरियल की बात करते हैं। इंटरमीडिएट यानी जो ग्रेन्यूल्स बने, फिनिश प्रोडक्ट यानी जो टैबलेट्स बनी है। अरेंजिंग क्वालिटी ऑडिट, विजिट्स टू सप्लायर्स एंड सेल्फ इंस्पेक्शन। सप्लायर्स क्या होते हैं सर? जिससे हमने सामान लिया उसको भी तो चेक करेंगे कि वो सामान ठीक बना रहा है या नहीं बना रहा। तो जब उसको चेक कर रहे होंगे तो वो सप्लायर बन जाएगा। और सेल्फ इंस्पेक्शन का मतलब अपनी कंपनी के अंदर अपना ऑडिट करना बार बार कि हम ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंपनीज ने इसको ऐसे डिवाइड किया होता है बेटा, लेवल 1 ऑडिट, लेवल 2 ऑडिट, लेवल 3 ऑडिट एंड लेवल 4 ऑडिट। ये दो इंटरनल ऑडिट होते हैं, ये एक्सटर्नल डिपार्टमेंट करता है, और ये रेगुलेटरी करती है। मतलब ये मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ वो
मल्टीनेशनल कंपनीज का है कि वो L1 और L2 लेवल ऑडिट कर रहे होते हैं इनिशियल, फिर इसके बाद वो L3 लेवल ऑडिट पर जाते हैं या फिर L4 लेवल ऑडिट पर जाते हैं। ये रेगुलेटरी ऑडिट कहलाता है। मॉनिटरिंग द सिस्टम टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GMP, यानी GMP की SOP तो बनी है मगर वो फॉलो भी कर रही है कंपनी या नहीं कर रही। इस्टेब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स एंड SOPs। अब आज पता है मैं आप लोगों को टास्क क्या देने वाला हूँ? आज मैं आपको टास्क देने वाला हूँ SOP बनाने का। आपको SOP प्रिपेयर करनी है। आप कहेंगे सर हम SOP कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? मैं आपको अभी ग्रुप में आपके पास SOP का सैंपल भेजूंगा। इस सैंपल को तो आज बेटा हमने कहा कि मैं एक आपको सैंपल भेजूंगा और उस सैंपल पे आपको SOP प्रिपेयर करनी होगी और इसकी वॉइस नोट मैं आपको ग्रुप में आज भेजूंगा। आप लोगों को मैं इस कोर्स में SOP लिखना सिखा दूंगा, तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप इंडस्ट्री में इंटरव्यू देते वक्त ये कह सकेंगे कि यस हमें SOP लिखना आती है। Communication of every aspect relating to quality of all relevant persons for early positive action, यानी सिस्टम बना हुआ चीज़ों को फास्ट करने का। देखो इंडस्ट्री में जब जाते हैं ना हम, तो हमें ये वर्ड ज़रूर आने चाहिए। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं सर QA का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस रोल को हम नाम देते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट होना चाहिए और लास्ट वीडियो में हमने कैलिब्रेशन को होते हुए देखा था। हमने कैलिब्रेटेड वेट्स देखे थे जिससे हमें कैलिब्रेशन करनी थी। फिर हम कहते हैं सर इस्टेब्लिशिंग अ प्रॉपर बैच डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, रिव्यूइंग डेटा एंड असेसिंग प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक और चीज़ बेटा आज सिखाता हूँ कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन कैसी होती है। सबसे पहले हमारे पास ये हायरार्की आज हम समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है। सर सबसे पहले हमारे पास जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को इन्फॉर्म करता है कि हमें कौन सी दवा चाहिए और कब चाहिए। सपोज कीजिए वो दवा है एसिड अमीनोफिन, किसी भी कंपनी की, मैं नाम नहीं लिखता यहाँ पर, और प्रोडक्शन को कहता हमें चाहिए। प्रोडक्शन इसकी रिक्वेस्ट भेजेगा QA को। इस रिक्वेस्ट में मौजूद होगा उसका पूरा का पूरा मास्टर फॉर्मूला कि हमें मिसाल के तौर पर 6 लाख टैबलेट बनानी है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स, 6 लाख टैबलेट्स बनानी है। 6 लाख टैबलेट बनाने के लिए एक्सीपेंट नंबर 1 हमें 150 kg चाहिए, एक्सीपेंट नंबर 2 हमें 200 kg चाहिए, एक्सीपेंट नंबर 3 हमें 50 kg चाहिए और एक्सीपेंट नंबर 4 हमें 100 kg चाहिए। ये रिक्वेजिशन किसको भेजी? QA को। QA डिपार्टमेंट अपने सिस्टम में चेक करेगा और वेयरहाउस को इंटीमेट करेगा कि इन सब चीज़ों को निकाल के रखो, इसकी तैयारी पकड़ो, ये प्रोडक्शन को चाहिए। तो सिस्टम में चेक हो जाएगा। कुछ कंपनीज में SAP यूज़ होता है बेटा, कुछ कंपनीज में BPCS यूज़ होता है और कुछ कंपनीज इस काम को आज भी मैनुअल कर रही हैं कि जी मैनुअली हम चेक कर लेंगे कि क्या होने जा रहा है। वेयरहाउस डिपार्टमेंट क्या करेगा? सर वेयरहाउस डिपार्टमेंट अब करेगा डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग करते वक्त 3 लोग मौजूद होंगे। एक शख्स मौजूद होगा प्रोडक्शन से, एक मौजूद होगा वेयरहाउस का बंदा जो काम कर रहा होगा, और एक होगा क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर जो ये चेक करेगा कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। डिस्पेंसिंग करते वक्त हमें सीक्वेंस क्या रखनी होती है? हम कहते हैं सर हम सबसे पहले एक्सिपिएंट्स को डिस्पेंस करते हैं और फिर उसके बाद हम एक्टिव को डिस्पेंस करते हैं। डिस्पेंस करते वक्त हमें ये चेक करना होता है कि जो आपके पास मटेरियल आ रहा है उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी और उसका नेम। आपका जो शॉप ऑर्डर है या जो रिक्वेजिशन है, अगर उस पर लिखा है मिथाइल पैराबिन, तो आपको चेक करना है कि उस डब्बे पे भी मिथाइल पैराबिन लिखा हुआ हो, उस शॉप ऑर्डर पे उसका बैच नंबर भी लिखा हुआ होगा, किस बैच से आप देने जा रहे हैं या किस लॉट से आप देने जा रहे हैं, तो वो भी मेंशन करनी है आपको। वो उसको आप नाम देंगे उसके बैच नंबर का। ये सब डिस्पेंस करने के बाद आप अपना जो पूरा बैच है उसे एक केज में रख देते हैं और उस पर आप लेबल लगा देते हैं फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन इसको ले जाएगा। और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, यानी बहुत सारे एरियाज से चीज़ें आ रही हैं, तो एक आपके पास बन जाता है स्टेजिंग एरिया। इस स्टेजिंग एरिया पर
आप तमाम चीज़ों को रख देते हैं। याद रहे कि जो भी डिस्पेंस हुआ है उस सबको या तो पैलेट्स पर रखना होगा या केज में रखना होगा। आप इसके अलावा खुला नहीं रख सकते उसको, ज़मीन पर किसी सूरत आप उसको नहीं रख सकते, ये हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम कहते हैं सर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डे होगा और नेक्स्ट जो हमारा टास्क होगा उसमें हम बात कर रहे होंगे जीएमपी पर। और अब मैं समराइज़ करता हूँ आज की सारी बात को। तो आज की क्लास में हमने एक बेसिक इन प्रोसेस कंट्रोल पढ़ने की कोशिश की कि किस तरह से आप इन प्रोसेस कंट्रोल करते हैं और कौन-कौन से टेस्ट परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। ये तमाम के तमाम टेस्ट हमारे सामने आए और फिर मैं अगर आज का होमवर्क आप लोगों के सामने रिपीट करूँ, जो आप लोगों को होमवर्क करना है, तो होमवर्क होगा सर हमारा एक एसओपी पर। हम एक-एक एसओपी लिखना सीखेंगे और देन नेक्स्ट आप सबमिट कर रहे होंगे। जो बेस्ट एसओपीज़ होंगी मैं ग्रुप में आप सबके साथ शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में भी टॉपिक क्वालिटी एश्योरेंस हमें भरपूर तौर से समझ में आया। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसी तरीके से और इंटरेस्टिंगली अपने टॉपिक को समझ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का वक्त पर रहने का। ये क्लास अब यूट्यूब से हट जाएगी। ये क्लास सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के पास एक्सेस में मौजूद रहेगी इन 10 डेज़ कंप्लीट होने के बाद, ताकि आप सर्टिफिकेट के वक्त में इन वीडियोज़ को देख के रिवाइज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।